नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी मार्केट प्लेस है उनके बारे में। वहाँ पे सेल करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है और आप कैसे उसको आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल भी बना सकते हो। उसका जो रियल एक्सपीरियंस है आज वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस में सेल करने का सोच रहे हैं या फिर कोई भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं इन मार्केट प्लेसों में, तो आपको भी ये सब जानना जानना चाहिए और आपको ये रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स है जो आप बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। वैसे भी हम लोग ऊपर से ये सब ब्रेसलेट भी बेचते हैं हमारे अपने वेबसाइट में और www.rihanastores.pw, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये सब ब्रेसलेट आ जाता है जो आप खरीद सकते हो। चलिए इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। अ, जानकारी के लिए बता दें कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में फ़िलहाल हम लोग नहीं सेल कर रहे हैं। हम लोग फ़िलहाल अपने वेबसाइट में ही सेल कर रहे हैं। और अगर आप करना चाहते हो बिज़नेस अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से, आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए होता है, जैसे कि आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। अगर आप पार्टनरशिप में हो तो पार्टनरशिप का अलग से रीड रहता है, वो भी चाहिए होता है और आपको ये सब देना पड़ता है। अगर आप कोई ब्रांड सेल कर रहे हो तो ब्रांड ऑथराइजेशन भी लगता है हर एक स्टोर में, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब में ब्रांड ऑथराइजेशन लगता है ताकि आप उनको बता सके। और वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन अलग से करना होता है, क्योंकि अमेज़ॉन का अपना वेयर हाउस है और फ्लिपकार्ट का भी अपना वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों को करना होता है उन लोगों के साथ। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जो कि ओवरऑल आपको सब कुल मिला के खर्चा अच्छा खासा स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना हो सकता है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन आप कौन सा कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पार्टनरशिप में जाते हो तो सब मिला के आपको 15,000 के आसपास भी खर्चा हो सकता है। और रही बात अगर आप स्टार्ट कर लिए हो उसके बाद, तो आपको सबसे पहले जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ ऐड करते हो, वैसे ये सब हम मेरे अपने हमारे अपना वेबसाइट तजुर्बे से भी बता रहे हैं कि इसे हमारे पहले वेबसाइट्स में हम लोग कुछ टाइम के लिए हम लोग अमेज़ॉन में सेल कर चुके हैं और फ्लिपकार्ट में भी हम लोग में सेल किए हैं प्रोडक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किए। तो इस तजुर्बे से आपको बताऊंगा कि बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स और आप कैसे क्या हैंडल कर सकते हो, क्या रियलिटी है वो भी आपको मालूम रहना चाहिए। तो जैसे कि हम बोल रहे थे, आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में जैसे आप स्टार्ट करते हो कोई भी बिज़नेस, तो सब शुरुआत में आपको ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑर्डर आने में टाइम लग जाता है। लेकिन जो आपको करना होता है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में दोनों अपना खुद का एसईओ उन लोगों का ऑप्शन रहता है। जैसे कि आप कीवर्ड उन लोगों का अलग अलग सा रहता है, उनका कीवर्ड का तरीका अलग होता है। वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उनमें कीवर्ड कैसे डालना होता है। तो आप कैसे भी, जैसे आप गूगल में कीवर्ड टाइप करते हो उस टाइप से कीवर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, उसका तरीका एकदम अलग है। तो अमेज़ॉन में भी आपको कीवर्ड एनालिसिस करके कीवर्ड डालना होता है, तभी वो धीरे धीरे रैंकिंग में आ जाता है। तो सबसे पहले आपको जो करना है कि अगर एक दो प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो तो अमेज़ॉन में स्टार्टिंग में ही, तो एक प्रोडक्ट फर्स्ट ही दिन लॉन्च करने के बाद ही अगले दिन से ऑर्डर आना नहीं चालू होगा। आपको उसको टाइम लेना है, आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। और हो सके तो अगर आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है तो वो ऑर्डर नहीं भी आ सकता है बहुत महीनों के लिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट से एक्चुअली में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर आपको बिज़नेस को ग्रो करना है, अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट को जो है आपको लिस्टिंग करते जाना है। एटलीस्ट 5 to 10 प्रोडक्ट्स आपको लिस्टिंग करना है, ताकि आपको धीरे धीरे कुछ कुछ और प्रोडक्ट्स में आपको ट्रैक्शन मिले। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करो उसको सबको ऑप्टिमाइज भी आपको करना है। ऐसा नहीं है कि बस प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर दिया, एसईओ नहीं किया, ठीक से इमेज अपलोड नहीं किया तो ऑर्डर आना चालू हो जाएगा, नहीं। आपको पूरी तरह से उन सारा प्रोडक्ट आपको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ही आपको शायद कुछ ऑर्डर्स, ऑर्गेनिक ऑर्डर धीरे धीरे आना चालू हो सकता है। ओवर द पीरियड ऑफ आफ्टर 15 डेज, आपको 15 दिन के बाद वेट कर करके धीरे धीरे इसको देखना है। 1 महीना बहुत कम टाइम है ऑर्गेनिक ऑर्डर्स के लिए। लेकिन मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक ऑर्डर के लिए वेट करोगे बहुत दिन तक, ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर ऑर्गेनिक ऑर्डर स्टार्ट होने में ही 1 महीना लग जाए, या फिर उससे भी ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसीलिए आप थोड़ा इम्पेशेंट बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो पहले ही ऑर्गेनिक ऑर्डर आने का बाद ही तुरंत अगला ऑर्डर आएगा, ऐसे भी बात नहीं है। पहले हफ्ते में शायद आपको 5 या 6 ऑर्गेनिक ऑर्डर आए, लेकिन अगले ही हफ्ते में आपको 0 ऑर्डर्स आए, ऐसा भी हो सकता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे। ये जो ट्रैक्शन है ओवरऑल, हर डे का 10 ऑर्डर्स, 20 ऑर्डर्स, 30 ऑर्डर्स, ये जो डेवलपमेंट है उसको ओवर टाइम धीरे धीरे वो होता है अमेज़ॉन में ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, अगर आप ऑर्गेनिक को ही सिर्फ पकड़ते हो तो।
तो मेरा मानना है कि अगर आप अपना बिज़नेस को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो अगर आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आ रहा है कुछ महीनों से, आप बैठे हुए हो अपना बिज़नेस को ऑन करके अमेज़ॉन में, सोच रहे हो कि ऑर्गेनिक ऑर्डर आप स्टार्ट कर सकते हो, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी अमेज़ॉन में किसी का वीडियो देख के अपना वेबसाइट अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया अमेज़ॉन में, ये सोच के कि आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर आ जाएगा, वायरल हो जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत स्मॉल केसेस में होता है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन लेके चलने में थोड़ा दिक्कत आ जा सकता है, क्योंकि ये आपको फेलियर की तरफ ढकेल सकता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्डर के लिए शुरुआत से बैठे रहे। अच्छा है कि ऑर्गेनिक आपको ऑर्डर आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा टाइम लग जाता है। उसको ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले टाइम लगता है, फिर रैंकिंग में टाइम लगता है। फिर अगर आपका प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट निकल जाता है, लेट्स से अगर 10 प्रोडक्ट आपका निकल जाता है, तो उसके बाद आपके पास रिव्यूज़ आने लगते हैं। तो रिव्यूज़ आने में अगर रिव्यूज़ आ जाते हैं जल्दी जल्दी, लेट्स से 5 या 6 रिव्यूज़, तब जाके आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे रैंकिंग में आना चालू होता है। अगर रिव्यू अच्छा खासा रहा, 4.5 स्टार, 4.3 स्टार, या फिर उससे भी बेहतर रहा, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है, यहाँ तक कि 3.9 स्टार भी ठीक है, 3.9 4 से अबव हो तो बेस्ट है। तो वो आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे ऑर्गेनिक रैंकिंग करना चालू हो जाता है, और वो ऑर्गेनिकली वो ग्रो करना चालू हो जाता है। जैसे कि आप उसका जितना भी ऊपर में वो रैंकिंग होगा आपका पेज का उस कीवर्ड में, उतना ज़्यादा आपको ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। और जैसे आपका रिव्यू बढ़ेगा, वैसे आपका ऑर्डर्स भी आना चालू हो जाएगा। उतना ज़्यादा रिव्यू उतना फास्ट ऑर्डर आना चालू हो जाएगा, लेकिन ये होने में टाइम लगता है, सिर्फ अगर ऑर्गेनिक के ऊपर आप डिपेंड करते हो तो आप उसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है वो है एडवर्टाइजमेंट। और अमेज़ॉन का जो सबसे बेहतरीन बात है उसका एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है। उन लोगों का जो है ये उन लोगों का वन ऑफ द मैसिव इनकम सोर्स भी है। वो लोगों का एडवर्टाइजमेंट जो बहुत टारगेटेड होता है। यहाँ तक कि गूगल का जो एडवर्टाइजमेंट जो सिस्टम है, कीवर्ड का, गूगल एडवर्ड्स का जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम, उससे भी ज़्यादा टारगेटेड रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट इंटरेस्ट जो है लोगों का उसमें ज़्यादा रहता है, तो कि लोगों उसमें खरीदने के लिए ही ढूंढ रहे हैं। तो उसमें जैसे आप टारगेटिंग करते हो तो ऑर्डर आपको आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इशू ये हो जाता है कि मार्केटिंग का अलग सा अपना कॉस्ट रहता है, और वो कॉस्ट आपको बैलेंस करना है आपका प्रोडक्ट के साथ। तो कंपेरेटिव प्राइसिंग रहता है, जैसे कि सपोज़ कोई प्रोडक्ट आपका कंपेटिटर, लेट्स से आप उस प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में बेच रहे हो, और आपका कंपटीटर उसको 99 रुपीज़ में बेच रहा है, या फिर 95 रुपीज़ में बेच रहा है, तो उस कंपटीटर को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसे कंपटीटिव प्राइसिंग बोलते हैं। तो इस कंपटीशन के चलते बहुत सारे लोगों का लॉस हो जाता है, क्योंकि जो जितना अच्छा प्राइसिंग देता है उसका ऑर्डर ज़्यादा आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ऊपर से एक और बात भी है कि अगर आप अपना सेल्फ डिलीवरी करते हो, जो आप खुद से डिलीवरी करते हो, तो उसमें इशू आ जाता है कि उसमें वो ऑप्शन नहीं दिखाता है कि फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, वो नहीं दिखाता है। तो जहाँ तक मैंने चेक किया है कि अगर आपका प्रोडक्ट में प्राइम या फिर फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन प्रॉपर ये सब नहीं शो होता है, ये सब आइकन, तो उन सब ऑर्डर्स में पहली बात तो डिले बहुत ज़्यादा टाइम दिखाता है। जहाँ तक कि FBA की बात है, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन की बात है, प्राइम की बात है, वहाँ पे डिलीवरी बहुत फास्ट हो जाता है, 2 या 3 दिन के अंदर भी हो जाता है, कुछ प्रोडक्ट में तो 1 दिन के अंदर भी हो जाता है। वो लोकल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रोडक्ट फास्ट डिलीवरी हो जाता है। इसके लिए क्योंकि प्रोडक्ट फास्ट डिलीवरी होता है, वो रिकमेंडेशन भी फास्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप कस्टमर चाहेंगे कि उसका प्रोडक्ट डिलीवर फास्ट हो, तो वो आ, उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा चूज़ करते हैं जिसमें फास्ट डिलीवरी हो, चाहे उसमें प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा क्यों ना हो। सपोज़ कि ये प्रोडक्ट आप खुद डिलीवर करते हो तो आपको थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन प्राइम में डालते हैं उसका आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है FBA में, तो इसीलिए इसमें प्राइसिंग थोड़ा सा हाइक रह सकता है। लेकिन क्योंकि कन्वीनियंस चाहिए होता है कस्टमर को, तो वो अमेज़ॉन प्राइम का ही प्रोडक्ट या फिर जो फास्ट आएगा उसी को ही ज़्यादा चूज़ करते हैं ओवर सेल्फ डिलीवरी। लेकिन उसमें ये इशू आ जाता है कि अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन आप प्राइम के लिए उसको भेजते हो उन लोग को वेयर हाउस में, तो उन लोगों का अलग सा स्टोरेज चार्जेस रहता है, अलग सा चार्जेस रहता है, जो मेंटेनेंस करने के लिए अलग सा, फुलफिलमेंट करने के लिए अलग सा चार्जेस रहता है। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है कि उसका चार्जेस कितना होगा। तो इसी हिसाब से वो प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में, उस हिसाब से उन लोगों का कंपेटिटिव प्राइसिंग रहता है। तो उन लोगों का अपना चार्जेस रहता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस वगैरह वगैरह रहता है, तो उसके लिए वो ऐड ऑन करना होगा आपका प्रोडक्ट्स में, वो प्रॉफिट से कट जाएगा। और ऊपर से आपको वो जो मार्केटिंग का, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग का अलग सा एक एक्सपेंस रहता है, वो भी ऐड ऑन होगा। तो इसी में बात जो इशू आ जाता है कि अगर आप सपोज़ कि आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आ नहीं रहा है, तो अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले डाउट है, सपोज़ कि आपने
लेट्स से 15 या 20 ऑर्डर प्रोडक्ट भी आपने डाल दिया है और आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर अभी तक आ नहीं रहा है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल गया, 1 महीना भी निकल गया, लेकिन और भी ऑर्गेनिक ऑर्डर आ नहीं रहा है। आ भी रहा है तो एक दो करके आ रहा है। अब जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना आपने सपोज़ कि इन्वेंटरी रखा है अपने पास, उसका हिसाब से कुछ भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो अधिकतर टाइम पे इस टाइम पे आपको ऑर्डर्स को निकालने हैं, क्योंकि आपके ऑर्डर तो आपके होल्ड पे है। आपको तो प्रॉफिट भी कमाना है और आपको बिजनेस भी बढ़ाना है, तो आप होल्ड पे हो। तो इस टाइम पे अधिकतर लोग जो है एडवर्टाइजमेंट की तरफ ही झुक जाते हैं, और लेकिन ये उनको मालूम नहीं रहता है, ये कॉस्ट फैक्टर जो ये कैलकुलेशंस एग्जैक्टली उनको मालूम नहीं रहता है। उनको लगता है कि तुरंत ही आर ओ आई मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है अधिकतर टाइम पे, क्योंकि मार्केटिंग का अलग सा एक्सपेंस रहता है। ठीक है, हालांकि अमेजोन का अपना ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी है, एडवर्टाइजमेंट को वो ऑप्टिमाइज़ करता है 1 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना अगर आप कॉन्स्टेंट रन करते हो तो ऑप्टिमाइज़ करके सेल भी बढ़ जाता है। सेल बढ़ने का बाद आप देखोगे कि प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। लेकिन फिर आ जाता है दूसरा इशू, तीसरा इशू जो है रिटर्न्स का। अब वो भी आपको फैक्टराइजेशन करना है। अब रिटर्न्स जो है अमेज़ॉन जो है इजी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करता है कस्टमर के लिए। तो कस्टमर में अगर कोई भी, अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो, शूज़ में हो स्पेशली, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर आप कोई भी ड्रेस में हो, मतलब टी शर्ट वगैरह बेच रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि साइजिंग इशू, मटेरियल इशू, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इक्विपमेंट इशू, और कुछ ना कुछ इशू आ जाने के वजह से कस्टमर रिटर्न उसको कर सकता है। लेकिन उसमें हालांकि आपको वो इशू रियलिस्टिक हो या ना हो, वो अगर प्राइसिंग आपका प्रोडक्ट का कम हो तो अमेजोन उतना ज़्यादा वेरीफाई नहीं करता है और वो उसको रिटर्न भेज देता है। तो रिटर्न आने का भी चांसेस बहुत रहता है। तो अगर आप सब मान के चलिए कि आपको लगता है पर्सनली कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन आपने उसको एडवर्टाइजमेंट किया और आपने उसका प्रोडक्ट भी सपोज अमेजोन एड से ही वो ऑप्टिमाइज्ड आके पर डे का 10 20 ऑर्डर्स ऐसा आना चालू हो जाता है, कि रियलिस्टिक में होता है। अब जितना ज़्यादा बजट खर्चा करने वाले हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इसका भी मैं एक अभी उसको इलाबोरेट करने वाला हूँ, एडवर्टाइजिंग को भी लेके। तो फिर उसके बाद अगर आप वो ऑर्डर आना चालू हो जाता है तो आपको लगेगा चलो अब तो ऑर्डर निकल रहे हैं, अब चलो प्रॉफिटेबल भी हो गया। आपके कॉपी में जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो आपको लगेगा कि वो प्रॉफिटेबल हो चुका है। लेकिन अमेजोन का बिलिंग साइकिल अलग से होता है, तो वो वेट करता है कि अब तक वो कस्टमर रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको वो प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिटर्न होगा कि नहीं होगा। फ्लिपकार्ट में भी यही है, हर एक मार्केट प्लेस का मैं बता रहा हूँ, ये कोई अमेजोन का नहीं सिर्फ अलग से बता रहा हूँ, ये हर एक मार्केट प्लेस के बारे में बता रहा हूँ। तो फ्लिपकार्ट का भी और अमेज़ोन का भी। तो अगर आपका उसमें इशू ऐसा आ जाता है कि सिर्फ अभी फ़िलहाल ये बड़ा बड़ा मार्केट प्लेस का ही बता रहा हूँ कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट, मीशो का अलग सा इशू है, उसका अलग सा बनाएंगे, अलग सा वीडियो बना देंगे, उसका इशू अलग है। लेकिन फ़िलहाल इन दोनों का ये अलग से अपना इशू है। तो फिर अगर आप प्रोडक्ट सपोज़ कि 100 प्रोडक्ट्स आपका निकल चुका है ऑलरेडी, तो पकड़ के चलिए कोई ना कोई इशू इन प्रोडक्ट्स इन कैटेगरी में आ ही जाएगा, कि साइजिंग इशू, प्रोडक्ट क्वालिटी इशू, और कस्टमर उसको रिटर्न कर देगा। और आपको शायद आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छा क्वालिटी का हो, लेकिन वो कस्टमर को फिर भी वो रिटर्न करना है तो वो कर देगा रिटर्न, और आपको वो लॉस, थोड़ा सा वो लॉस करना हो जाएगा, क्योंकि वो अमेज़ॉन का रिटर्न चार्जेस अलग से लग सकता है, उसका जो ओवरऑल कॉस्ट है आपको डिडक्ट हो जाएगा। पहले सीओडी का कवरेज चार्जेस, फिर रिटर्न चार्जेस उसका अलग से लगेगा। तो वो अलग से वो कॉस्ट ऐड ऑन हो जाता है, जो अलग से आप हमेशा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग का अलग एक्सपेंस चल रहा है, उसको अलग से कैलकुलेट करना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट जितने में प्राइसिंग में आप खरीद रहे हो उसका कैलकुलेट करना है। फिर आपको कंपटीशन के साथ आपको जो compete कर रहे हो उसका बैलेंसिंग करना है, कंपिटिटिव प्राइसिंग में रखना है। तीसरी बात। चौथी बात, आपको उसको बेस्ट है कि आप उसको प्राइम में भेजो तो ऑर्डर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सेल्फ डिलीवरी में टाइम ज़्यादा लगता है तो कस्टमर चूज़ नहीं करता है, तो ऑर्डर भी थोड़ा कम ही आते हैं उसमें। तो वो फोर्थ ऑप्शन आपका आ गया कि कस्टमर का प्राइम का, अगर प्राइम में अगर आप ऑप्ट इन करते हो तो फिर ये ऑप्शन आ जाता है कि कस्टमर बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न कर सकता है। हालांकि बल्क ऑर्डर में निकलेगा आपको, लेकिन वो रिटर्न करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर अगर आप रिटर्न को भी आपको कैलकुलेट करना है कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है। कुछ मामले में 10% का भी रिटर्न आ सकता है, सपोज़ कि 100 प्रोडक्ट आप भेज दो तो 10 रिटर्न आ गया, कभी कभार 15 भी रिटर्न आ सकता है। ओके, सो आपको वो भी फैक्टराइजेशन करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है। सपोज़ कि आप बहुत ट्रेंडी शूज़ बेच रहे हो, या फिर बहुत ही ट्रेंडी शर्ट्स बेच रहे हो, या फिर ट्रेंडी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो कि दिखने में भी हाई फाई है, क्वालिटी भी अच्छा है, या फिर जो भी है उसको भी बेच रहे हो,
नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट को छोड़ के अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि रिटर्नेबल है, अधिकतर प्रोडक्ट रिटर्नेबल है, क्योंकि कस्टमर कोई भी नया सेलर से ख़रीदने से पहले नया प्रोडक्ट को नया सेलर को प्रेफर करने से उसमें रिटर्नेबल ही ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि रिटर्नेबल नहीं होगा तो फिर उनको लगेगा कि क्या इशू है। ब्रांड के बारे में अलग है, ब्रांड का स्टोरी थोड़ा अलग है, लेकिन अगर आप कोई भी सेलर रीसेलर हिसाब से आप ज्वाइन करते हो तो ये चीज़ चाहिए होता है। तो फिर अगर आप क्योंकि ब्रांड का अलग से रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसका अलग खर्चा है, तो वो आपका अलग से करना होगा। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करना चाहते हो, शू का अलग से लाइसेंस लगता है, कोई फूड प्रोडक्ट्स का अलग से, फार्मा का शू का अलग से प्रोडक्ट फाइन लाइसेंस लगता है, फिर फूड प्रोडक्ट्स का अलग से लाइसेंस लगता है, और फिर जो भी आप प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लाइसेंस है, तो आपका लाइसेंसिंग में भी बहुत खर्चा हो सकता है। तो मैं इसमें ब्रांड में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। अगर नॉर्मल आप जेनेरिक सेल करो तो जेनेरिक ही सेल करना है इस तरीके से। अगर आप ब्रांड में करोगे तो ब्रांड रजिस्ट्री करने में अलग से खर्चा हो जाएगा। अगर मान के चलिए आप ब्रांड भी रजिस्टर करते हो तब भी स्टोरी यही होने वाला है। सपोज़ कि आपके पास कैपिटल है 1-2 लाख का, या फिर सपोज़ कि आपके पास कैपिटल है 10 लाख का, कोई भी फैक्टर नहीं है, मामला मोरलेस सेम ही है। तो कैश बर्न अगर शुरुआत में आपका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये पकड़ के चलिए कि कैश बर्न होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही प्रॉफिट मिलने का चांस मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको मार्केटिंग करने के बाद इमीडिएट रिजल्ट दिखेगा कि शायद 1 महीने बाद या फिर 2-3 वीक्स बाद आपको दिखेगा कि प्रॉफिटेबल हो रहा है, लेकिन रिटर्न आना चालू हो सकता है। तो 100 प्रोडक्ट निकलता है, उसमें 10 या 15 रिटर्न आ जाता है। वो आपको पहले से ही फैक्टराइज करके रखना है कि ऐसा रिटर्न आ सकता है। उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन रखना है कि मार्केटिंग चार्जेस अलग है, फिर उसके ऊपर आपका आ गया रिटर्न चार्जेस अलग है, और फिर फुलफिलमेंट चार्जेस अलग है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस चार्जेस अलग है। इन सबको कैटेगराइज करके आपको प्राइसिंग में रखना है, और फिर निकलना है कि इन सब करने के बाद आपका कितना प्रॉफिट बच सकता है। और फोर्थ पॉइंट में जब हम आ रहे हैं कि प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट के बारे में जो बात करेंगे वो है कि जैसे कि आप कोई भी आपका प्रोडक्ट, सपोज़ कि आपने 20 प्रोडक्ट एज अ स्टार्टर लिस्ट किए हो, हालांकि आप 100 भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सपोज़ कि आप लिस्ट कर चुके हो, अब उसके रिव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे रैंकिंग होने वाला है। रिव्यू खराब आएगा तो वो हटा दिया, मतलब उसको साइड हो जाएगा, वो डाउन में आ जाएगा। रिव्यू अच्छा रहेगा, 3.9 स्टार या फिर 4 स्टार से अप रहेगा, तो वो हायर रैंकिंग में आएगा, बहुत ऑर्गेनिक ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। जैसे कि आपका सपोज़ आपका प्रोडक्ट में 20 रिव्यू आ गया, तो वो प्रोडक्ट में बहुत हाई वॉल्यूम में ऑर्डर निकलना चालू हो जाएगा। ओके, तो आपको पहले से कैलकुलेट करने का चांसेस। ऑर्गेनिक ऑर्डर के मामले में भी बता दें आपको, हालांकि इसमें ऑर्गेनिक ऑर्डर के मामले में जो फ़ायदा है कि आपको मार्केटिंग चार्जेस अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको जो है मार्केटिंग के सिवा भी आपको जो खर्चा आने वाला है वो है रिटर्न्स का। अगर आप जैसे मान के चलिए 100 प्रोडक्ट डिलीवर होता है, तो ऑर्गेनिक में भी आपको वो कैलकुलेट करना है कि 15 से 20 रिटर्न आ सकता है, तो वो लॉस आपको कैलकुलेट करके रखना है। तो अगर उससे आपको लॉस हो जाता है ऑर्गेनिक के बाद भी, तो भी वो गड़बड़ हो सकता है। या फिर उससे भी अगर रिटर्न रेट बढ़ जाता है कि सपोज़ 10% से बढ़ के वो रिटर्न रेट 30% तक चला जाता है, तो उस मामले में भी आपको वर्स्ट के सिनेरियो का भी प्रिपरेशन रखना है, क्योंकि इसमें रिटर्न्स का ऑप्शंस रहता है, इजी रिटर्न्स का ऑप्शंस रहता है। तो कस्टमर चाहे तो रिटर्न कर ही सकता है, वो रिटर्न विंडो के अंदर अगर वो चाहे तो उसको रिटर्न कर ही सकता है। आपको लगेगा कि शायद डिलीवर हो चुका है, आप सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ सकता है। सो 10% मिनिमम पकड़ के चलिए रिटर्न आ सकता है। तो 100 में से 10, 1000 में से 100, 1000 ऑर्डर जाता है आपको, उसमें से 100 रिटर्न आ जाएगा। तो ऐसा भी पकड़ के चलिए, ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। फेसबुक में हो, अमेजोन में हो, या फिर और भी कोई भी बड़ा मार्केट प्लेस में हो, जहाँ भी सीओडी का ऑप्शन है या प्रीपेड का भी ऑप्शन रहता है इन सब में। तो अभी बहुत सारे लोग प्रीपेड ऑप्शन इनमें यूज़ करते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 15-20% के आसपास आपको प्रीपेड में ही मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी यही इशू होता है, प्रीपेड में भी वो लोग रिटर्न करके रिफंड ले लेता है। उसमें भी आपको लगा अरे प्रीपेड तो हो गया, चलो अब पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं, वो फिर भी रिटर्न क्लेम कर सकता है, विद इन रिटर्न रिफंड कर क्लेम कर सकता है विद इन प्रोडक्ट का जो आपका रिटर्न विंडो है उसके अंदर। अगर आप 15 दिन का हो या फिर 30 दिन का हो, उसके अंदर कर सकता है। तो वो आपको फैक्टराइज करना है विंडो के बाद, आपको वो कैलकुलेशन करना है कितना रिटर्न आया है, कितना प्रॉफिट आप बना पाए हो। तो ऑर्गेनिक सेल आने में टाइम लग सकता है, हार्ड ब्रेकिंग नहीं है। आपको मार्केटिंग अगर करना है तो आप कीजिए। उन लोगों का अपना मार्केटिंग सर्विसेज भी रहता है, जो उन लोगों का टीम हैंडलिंग रहता है, वो आपका प्रोडक्ट का पिक्चरिंग से लेके आपका अपलोडिंग से लेके मार्केटिंग तक भी हैंडलिंग कर सकता है। फाइलिंग और टैक्स फाइलिंग का भी वो आपका सब हैंडलिंग कर लेता है। लेकिन उनका अलग सा चार्जेस होता है, महीने में उन लोगों को शायद 5000 या फिर 10,000 भी पे करना हो सकता है, डिपेंड करता है उन लोगों का क्या चार्जेस है उसके ऊपर।
ओके। तो ये ऐसा रहता है। आपको वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन के लिए भी अलग सा चार्जेस लग सकता है। उन लोगों का भी अपना लीगल सर्विस है जो आपको वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन सर्विस भी प्रोवाइड कर देता है। उन लोगों का अपना ही अमेजोन का हर एक सर्विस प्रोवाइड, सेलर की हर एक सर्विस है। फ्लिपकार्ट का भी हर एक सर्विस है जो आपको वो लीगल और जो भी डॉक्यूमेंटेशन का ये वो सब खुद ब खुद वो लोग कर देते हैं। ये सब थर्ड पार्टी कंपनीज़ है, अमेजोन से वो सब एफिलिएटेड है। तो वो आप सभी को जो है इस सब सर्विस प्रोवाइड कर देगा एक एक्सपेंस है। मिनिमम एक्सपेंस 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ डिपेंड करता है उन लोगों का चार्जेस के ऊपर। लेकिन यही रियलिटी है। तो एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो शुरुआत में लॉस देखने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप 1 लाख का बिजनेस करते हो तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि अगले ही महीने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। 1 लाख से एकदम 50,000, 60,000 का प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन ये पकड़ के चलिए कि नहीं होगा। कम मामले में होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक बिजनेस में ऐसा हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस में, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हो, कोई भी मार्केटिंग का रूल नंबर 1 है कि आपको शुरुआत में लॉस देखने को मिलेगा। आपका अपना ब्रांड जो है इस्टेब्लिश करना है। अगर आपका सेलर नेम जो है वो भी इस्टेब्लिश करना है। अगर आप ब्रांड नहीं हो तो आपका सेलर नेम जो है उसको भी इस्टेब्लिश करना होता है ताकि लोग ट्रस्ट करें, ठीक है। तभी जाके आपको जितना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे तब ऑर्गेनिक ऑर्डर आएगा। तो ये लॉन्ग गेम है, शॉर्ट गेम 1-2 महीने का गेम नहीं है। तो इसीलिए आपको कैश बर्न के लिए जो है रेडी रहना है। कैश बर्न आपका हो सकता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए कैपिटल से उतर रहे हो तो रेडी रहे, क्योंकि लॉस खाने का भी चांसेस है। और 10 लाख में हो तो उसमें भी और ज़्यादा 1-2 लैक्स का भी 1 to 1.5 लाख ऐसा भी लॉस हो सकता है, ठीक है। और ऐसा आपको रेडी रहना है। वर्स्ट के सिनेरियो शुरुआत में ऐसा कैश बर्न होता है। वो हर एक बिजनेस में ही बहुत सारी जगह भी होता है। वो मार्केटिंग का अलग से एक्सपेंडिचर रहता है। ऑर्गेनिक ऑर्डर में तो मैंने आपको बता दिया कि उसको में रिटर्न का इशू रहता है। उस हर एक में रिटर्न का इशू रहता है। वो आप कोई भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेलर से देख लो। उन लोगों का रेवेन्यू वो लोग दिखाते हैं, रिटर्न सब लोग दिखाते नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है जो जेन्युइन रिव्यूअर है वो रिटर्न्स का भी दिखा देते हैं। तो आपको मालूम चल जाएगा। क्लियर वीडियो है यूट्यूब में बहुत सारा जहाँ पे वो लोग रिटर्न्स के बारे में बात कर चुके हैं, बताते हैं कि कितना रिटर्न आ जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप 20 लाख का भी ऑर्डर लेते हो या फिर 50 लाख के भी, 1 करोड़ का भी अगर आप ऑर्डर करते हो तो उसमें भी रिटर्न आएगा। ओके। प्रॉफिट क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है कितना आपका बनेगा कितना नहीं। आप कितना कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपका रिस्क टॉलरेंस है। अगर आपके पास रिजर्व कैश है बर्न करने को तो आप ठीक हो, लेकिन अगर आपका रिजर्व कैश नहीं है बर्न करने को तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो वो आपको सोच के समझ के इन्वेस्ट करना है। कैपिटल किस जितना आपका कैपिटल है उस हिसाब से आपको इन्वेंटरी खरीदना है, उस हिसाब से आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग का जो है अलग सा एक बजट बनाइए महीने का, फिर आपको जो है वो उसको सेल करना है। क्योंकि मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड बजट से पूरा मतलब एक्सपोनेंशियली आप मार्केटिंग करना चालू कर दो। एक्सपोनेंशियली मार्केटिंग करोगे तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आपको दिखेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए मार्केटिंग का एक बजट आपको फिक्स करना है हर महीने का। जो भी आपको करना है लिस्ट से, अगर आपको जो कैपिटल का 50,000 का करते हो या फिर 10,000 का भी करते हो, एकदम मिनिमम से पकड़ते हैं, चलो 5,000 का करते हो या फिर 10,000 का ही करते हो, तो फिर वही फिक्स रखना है। अगर वो आपका रिस्क टॉलरेंस है बस उसी को रखना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको कैपिटल बढ़ाना है। अगर आपको लगे कि प्रॉफिटेबल हो रहा है, पहले में ही प्रॉफिट होगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग रिटर्न इन सबको मैनेज करना होता है। ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताते हैं। तो आपको मार्केटिंग रिटर्न ये सबको मैनेज करना होता है। फिर उसको ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो उसके बाद ही आपको मालूम, फिर जीएसटी का तो अपना चार्जेस है, वो अलग बात है। तो फिर इन सबको कैलकुलेट करने के बाद ही आपको प्रॉफिट निकलना है, कितना प्रॉफिट हुआ महीने का एंड में, ठीक है। और बिलिंग साइकिल भी उन लोगों का शायद 15 डेज, 15 डेज ऐसा कुछ है या फिर 30 डेज है। तो इस हिसाब से आपको वो करना है। आप टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको वो पता करना है कि टोटल रिटर्न्स वगैरह सबको कैलकुलेट करके ही आपको निकलना है कितना प्रॉफिट हो रहा है, ना कि सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर। ओके। रेवेन्यू और मार्केटिंग को सिर्फ ये 2 फैक्टर नहीं है, रिटर्न से बहुत बड़ा फैक्टर है। हर एक मार्केट प्लेस का ये फैक्टर है। रिटर्न कितना आ रहा है वो आपको चेक करना है। रिटर्न ज़्यादा रहेगा तो लॉस खाने का चांसेस भी ज़्यादा रहेगा, ताकि अब जितना भी ऑर्डर आपको आ जाए। ऑर्गेनिक ऑर्डर के मामले में भी ऐसा हो सकता है कि अगर रिटर्न रेट ज़्यादा रहेगा तो फिर आपको लॉस आने का चांसेस भी ज़्यादा रहेगा। उस मामले में आपको कैश बर्न हो सकता है। रिजर्व कैश रखना है आपको, ताकि आप और एक्सपेंड कर पाओ। लॉन्ग गेम खेलना है ताकि आप धीरे धीरे आपका ब्रांड एस्टेब्लिश कर पाओ और ऑर्गेनिक ऑर्डर आते रहे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर आप ये माइंडसेट से चलते हो, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप ठीक हो, अमेज़ॉन में कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगे कि नहीं इतना तो हम नहीं कर सकते अभी, तो अभी थोड़ा, तो फिर आपको केयरफुली प्लानिंग करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, केयरफुली आपको प्लानिंग करना है कि कैसे करे कैसे ना करे,
ठीक है। ये सब मेंटेलिटी रख के ही आपको ये अमेज़ॉन या फिर जो भी मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट या फिर जो भी बड़ा मार्केट प्लेस जो आपको नज़र आ रहा है, जो भी नेम है उनका, उसमें आपको लॉन्च करना है, ठीक है। शुरुआत महीने में ही प्रॉफिट मत पकड़िएगा, क्योंकि वो अधिकतर टाइम पे नहीं होता है। मैंने अलग अलग प्रोडक्ट से मैंने बहुत बार ट्राई किया है, ऐसा ही होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप प्रिपेयर्ड रहो, कैश हो आपके पास एक्स्ट्रा, और अगर आपके पास लगे कि हाँ इसको मैं लॉन्ग टर्म खेल सकता हूँ, तब आपको वो करना है। अगर लॉन्ग टर्म आप कोई भी बजट से खेल सकते हो, लेकिन आपको वो कैलकुलेट करना है कि कितना लॉन्ग टर्म है। अगर आप सपोज़ कि ईयर अराउंड का प्लानिंग करते हो, अगर आपके पास टोटली कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल, एकदम स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करते हैं, सपोज़ आप कैसे तैसे 1 लाख रुपीज़ कलेक्ट करके प्लानिंग करना है, एक महीने में खर्चा करना है, वो मत कीजिएगा, गलती हो जाएगा। एक महीने में कैलकुलेट करोगे 1 लाख, तो अगले महीने शायद आपको रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो जाए, लेकिन प्रॉफिट जनरेट को नहीं, वो नहीं मालूम, और वो लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए अगर 1 लाख को अगर कुछ प्रॉफिट में आपको बदलना है, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का ऐसा पकड़ के चलना होगा आपको टाइमिंग, क्योंकि उसके अमेजोन में रिव्यू आएगा, फिर आपको रिटर्न्स मैनेज करना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख को डिवाइड कीजिएगा 6 महीने का रन टाइम के लिए, उस हिसाब से फिर आपको कैलकुलेट करना है कितना प्रॉफिट आया 6 महीने बाद टोटल सब मिला के। ओके, अगर उस मामले में ब्रेक इवन भी आ जाता है तब भी बहुत है, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक ऑर्डर पकड़ना चालू हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट देना चालू होगा। लेकिन आपको वो इमीडिएट प्रॉफिट ग्रेटिफिकेशन के लिए मत बैठिएगा, लॉस करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें आप निराश हो जाएंगे। तो इसीलिए सोच समझ के आपको उतरना है। कैपिटल को है एक लॉन्ग टर्म में डिसाइड करना है, महीने पे महीना। एक साल के लिए सपोज़ आपके पास 10 लाख रुपए हो या फिर 1 करोड़ हो, वो मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है कि इसको लॉन्ग गेम ही करना है, शॉर्ट गेम में एक महीने में सब बर्न नहीं करना है। तो आपको वो लॉन्ग गेम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है उस बजट को, तो उस हिसाब से आपको मार्केटिंग का भी पर महीने कितना करना है, कितना प्रोडक्ट कॉस्ट है, कितना रिटर्न आ सकता है, 10% मान के चलिए, और सबको कैलकुलेट करके, और टैक्स का भी कैलकुलेट करके आपको मार्केटिंग बजट कैसे करना है, उसी को ही सिर्फ खर्चा करना है, और उस हिसाब से आपको बिज़नेस को रन करते जाना है 6 महीना 1 साल जितना आपका रन टाइम है उस हिसाब से। तो उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि महीने पर महीना कितना आपका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, कितना ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहा है, और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। आप पहले दिन से एक्सपेक्ट करोगे तो दिक्कत आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा वीडियो रहा, थोड़ा लॉन्ग हो गया वीडियो, लेकिन ये इन डेप्थ वीडियो है, तो आपको मालूम चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है मार्केट प्लेस के बारे में। और भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा रिटर्न्स के बारे में, और भी वीडियो बनाना है मीशो के बारे में अलग सा, उनका अलग सा मीशो का अलग प्रोसीड्योर है थोड़ा सा, क्योंकि मोर और लेस सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है उनमें। मीशो फिर भी कुछ पीछे से कोशिश करता है, कस्टमर सपोर्ट का थोड़ा बहुत इशू है मीशो का। अमेज़ॉन का भी सेलर सपोर्ट उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों का रिस्पॉन्सिव है। तो लेकिन ये जो है आपको ये सब केयरफुली आपको एसेस करना है, केयरफुली आपको बैलेंस मतलब ये ओवरऑल बजट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और फिर आपको अमेज़ॉन में उतारना है, या फिर मार्केट कोई भी मार्केट प्लेस हो, फ्लिपकार्ट में या फिर और भी कोई भी बड़ा मार्केट प्लेस में उतारना है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट जो आप में इतना देर से देख रहे हैं, हालांकि ये वीडियो इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं था, अगर आपको ये पसंद आए तो आप www.rihanastores.pw से ख़रीद सकते हो। हमारे वेबसाइट में ही सिर्फ फ़िलहाल अवेलेबल है, अभी फ़िलहाल और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो आप ये 199 रुपीज़ में ख़रीद सकते हो, और हमारे वेबसाइट www.rihanastores.pw है। ओके, धन्यवाद सभी को।